नमस्कार, मैं सौरभ मित्तल। आज हम आए हैं 1984 में कांग्रेस द्वारा किए हुए दंगों की एक छोटी सी व्यथा को सुनने के लिए। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, वो 1984 के दंगों में किस तरह से प्रभावित हुए, किस तरह की मुसीबतों को उनको सामना करना पड़ा, ये सारी चर्चा हम करेंगे और आपको आसपास के विजुअल भी हम दिखाएंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। दादा, आपका नाम क्या है? करतार सिंह। अच्छा, जब ये दंगे शुरू हुए थे 1984 में, उस रात किस तरह का कोई मैसेज आया था आपके पास या क्या, किस तरह पता लगा कि दंगे? हमारे पास मैसेज, जब हम काम पे जा रहे थे, हमारे पास मैसेज वो आया था कि भाई आप छुट्टी करके चले जाओ और आज काम पे मत आना आप। जिस टाइम हम वापस आने लगे तो लोग बाग दुकानदार दुकानें अपनी बंद कर के ना वो जा रहे थे और हमारे को देख देख के ना हंस रहे थे। हमने सोचा कि चक्कर क्या है, क्या बात है, क्यों हंस रहे हमारे को, और हमारे को छुट्टी कभी देने वाले नहीं थे मालिक, हमारे को छुट्टी क्यों दे दी उन्होंने। फिर जैसे हम 13 ब्लॉक तक आए गुरुद्वारे के साथ, वहीं पथराव आग लगानी चालू कर दी। जब हम घर तक पहुँचे तो हमारे माँ बाप ने बोला कि घर के अंदर छिप जाओ और फालतू बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दंगा छिड़ गया, दंगा होने वाला है। और इतनी देर में पता चला हमारे को कि सज्जन कुमार के कोई आदमी हैं जो गाड़ियां भर के आ रहे हैं बाहर से लेके और दंगा करवा रहे हैं। उस दंगे के अंदर मेरे फादर शहीद हो गए, मेरे बड़े भाई शहीद हो गए, मेरे चाचा शहीद हो गए, दूसरा चाचा शहीद हो गए। मतलब कि घर के अंदर आदमी मेरे कम से कम 15 आदमी मारे गए और हमें जख्मी करके छोड़ गए। और मैं 3 दिन तक अर्बन हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहा हूँ। और मेरे माँ बाप ने भी सोचा कि हमारे बेटा तो करतार सिंह मर गया। तो सर हम यही चाहेंगे कि हम मोटा मोटा काम कर रहे हैं, छोटा मोटा, और इसके अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी तो हमारे गवर्नमेंट ने जो सारा दिया था 5-7 लाख रुपए का दिया, हमारे को कुछ नहीं है। दादा, इतना लंबा समय क्यों लग गया, मतलब जो इंसाफ मिलने में? सर सिखों को कभी इंसाफ मिला ही नहीं है जो मिलेगा। कोई भी सिख मरा है उसको पूरा इंसाफ कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, ना मिलेगा। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ था उसके अंदर भी सिखों को इंसान मिला नहीं मिला। सही बात है जी। दादा, एक चीज़ ये बताइए, आपने सबसे भयानक चीज़ उस रात क्या देखी? मतलब भयानक चीज़ मैंने देखा, आमने सामने पथराव, आदमी को कत्ल, तेल डाल के आग लगा दी उसमें। मेरे को मौत के मुंह के अंदर से मैं निकल के 3 दिन में एक कुत्तों की झोपड़ी में पड़ा रहा हूँ मैं। जब मेरे को होश आया, बाहर निकला तो मिलिट्री की गाड़ी आई। कहता सरदार जी आप कौन हो? कहता आप कौन? मैं कहा मैं सरदार जी हूँ। कहता आप ऐसा करो, ये पकड़ो कंबल और यहाँ से निकल जाओ सीधे, और कहीं रुकना नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इतनी मेरे साथ दुर्घटना हुई है। दादा, उस दौरान कोई ऐसा आदमी जिसने आपकी मदद की हो, ऐसे कोई और लोग कहीं पे आप जिन्होंने? नहीं सर, कोई किसने मदद नहीं की हमारी, किसी ने भी नहीं की। मैं यहाँ से लेकर कहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ तक पैदल गया हूँ, धक्के खाता। दादा, और क्या आप कहना चाहोगे? 36 साल लग गए दंगों को, अगर आप देखें 36 साल तकरीबन हो चुके हैं। किस तरह की जो आपने, जैसे कि आपने बोला कि आपके पिताजी खोए, आपने अपने भाई को खोया, किस तरह की यादें मतलब आपकी जुड़ी हुई हैं? सर मैं सुबह 11-12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आमने सामने मुकाबला किया है हमने। उसके बाद जब पूरी फोर्स हमारे ऊपर उतर गई, पुलिस वालों ने खुद बोला हमारे को कि तुम जाओ और अपने घर के अंदर, कुछ नहीं होगा। फिर पुलिस वालों ने पब्लिक को भेज दिया हमारे को मरवाने के लिए। हमारी छतें तक तोड़ दी, ऊपर से दरवाजे तक तोड़ दिए। हम जो छुपे पड़े थे, हमें ये पता होता कि हमारे को छुपा के मारेंगे तो हम आमने सामने मुकाबला ना करते। आंटी, आपका नाम क्या है? मैं पहले अपनी वो पते बुला लूँ ना, भाई खालसा भाई पते। मेरा नाम बागी कौर है जी। आंटी, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि उस रात मतलब क्या हुआ था, किस तरह की सूचना आपके पास आई कि भाई दंगे शुरू होने वाले हैं? ऐसे हमने ना टेलीविज़न में देखा था कि जब ये राहुल गांधी कह रहा है कि भाई राजीव कि भाई ये ना मतलब सिखों को मारो। हमने टीवी में देख के फिर मैंने उसी वक्त तो अपने भाई के पास चली गई। मैं भाई को कह रही, मैं क्या ऐसे कह रहे हैं सरदारों को मारो। तो भाई कहता तुम तो भाई कैसी बातें कर रही है, अजीब सी। मैं क्या नहीं भाई, मैं क्या ये जो देखा है मैंने टेलीविज़न में और किसी सरदार को भी मारते देखा है। बस वही टाइम हमला हो गया
ये तो पहले तो 2-4 घंटे आमने सामने मुकाबला करते रहे। जब पुलिस आई, पुलिस ने जब इनके ऊपर वारदात करी ना, जब ये हिम्मत हार गए। ये तो हिम्मत हारने वाले नहीं थे। पुलिस वालों ने खुद इनके ऊपर वार करी जी। आंटी थोड़ा गोलियां चलाई हैं जी पुलिस वालों ने, जी और वो मारने वाले थे जो वहीं के कॉलोनी के थे। फिर तो बहुत बुरा होया भाई, इतना कुछ होया तो क्या कहें आपको, वो तो खुद समझदार हो, बहुत ज़्यादा होया हमारे साथ। जी। आंटी उस रात सबसे जो हॉरर मतलब सबसे जो दर्दनाक और ख़तरनाक आपने घटना कोई क्या देखी थी? यही 84 का देखा, ये 84 का देखा। मेरे घर के 10 जने गए इस दंगे में। जिस परिवार के 10 जने एक दिन में 2 दिन में चले जाए, उनका परिवार का क्या हाल होएगा? 6 तो मेरे भाई थे, मेरा घर वाला, मेरे भतीजी का घर वाला, मेरा भतीजा, मेरी नंद का घर वाला, मेरी बहनों का, सब ऐसे परिवार में। आंटी इतना आपको क्या लगता है कि इतना समय क्यों लग गया? 36 साल लग गए एक जस्टिस को अभी तक देखो हम भी उम्मीदें करके बैठे हैं कि सरकार इंसाफ देगी। अभी सज्जन कुमारी जेल में है तो क्या है, उसको तो फांसी नहीं लगी। जगदीश टैटलर भी घूम रहा है। हमारे को इंसाफ कब देगी सरकार? अभी तक तो दिया नहीं इंसाफ। हम भी कहते हैं कि चलो हमें इंसाफ मिलेगा तो हम भी समझेंगे कि चलो खून का बदला खून, पर हमें इंसाफ नहीं मिला अभी तक। जी। जगदीश टाटलर के बारे में तो ये कहा जाता है आंटी कि सबने देखा था उसको, फिर उसको क्यों नहीं कर पाए? उसको देखा था तो क्यों नहीं कर पाए? ये तो सरकार ही मिली जुली है उनकी, ये तो सरकार ही मिली जुली है ना उनकी। जी। आंटी थोड़ा सा बताइए कि अगर उस समय आपकी किसी ने मतलब थोड़ी बहुत मदद वगैरह की थी कि आपको छुपाने में या कुछ किसी तरह से? किसी ने नहीं की, किसी ने की। सवेरे फिर हम खुद ही घर छोड़ के निकल पड़े। एक ही कॉलोनी थी। फिर हम चिल्ला गांव की तरफ चले गए, पैदल चले गए। फिर वहाँ से गए तो फिर वो थी नहर थी, नाला था, वहाँ पर मेरे पति को मार दिया। वहाँ पर नाले पे पड़ा हुआ था मेरा पति, वहाँ से तो बचा के लाई थी, वहाँ पर मार दिया मेरे। ऐसे करके मतलब बिछड़ गया परिवार ही सारा, बिछड़ गया, घर बार छोड़ा है। हम तो खुद तन पे कपड़ा पूरा नहीं था कि हम चादरें लेके बेड की चादरें लेके आए घर से भाई, वो सिर पे चुन्नी नहीं थी। ये हाल हुआ हमारा। हमारे घर के सामने सामान ले जा रहे, बंदे मार रहे, किसी की बहन बेइज्जती की इज्जतें ये कर रहे, बहुत कुछ होया है। कहते भी हमें भी थोड़ा सा वो लगता झटका के ये क्या हो हमारे साथ। नहीं आंटी वो यादें अभी तक जहन में ताज़ा रही होंगी, 36 साल हो गए हैं तकरीबन। फिर भी आपको क्या लगता है कुछ उम्मीद है कि जस्टिस होगा या न्याय होगा? उम्मीद कर के तो हमें आज 35 साल हो गए, अभी तक तो सरकार ने कोई इंसाफ नहीं दिया। कहते हम ये करेंगे। यह भी क्या नाम है, मोदी सरकार ने जो करा इसने क्या नाम है, वो भी सज्जन कुमार को उसने किया। जी। सरकार की तरफ से कोई मदद आंटी आपको मिली? मदद मिली हमारे को। 3 लाख एक मिला, 3.5 लाख एक मिला, एक 10,000 कांग्रेस सरकार में? हाँ ऐसे दिए थे जी, ऐसा ये मिला था। और कोई आंटी और कोई यादें जो मतलब आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखी हो, किस तरह से लोगों को खींचा गया या भगाया गया? दर्शन कौर जी हैं, उसके जेठ की आंतड़ें निकल गई थी, उनको फिर हमने चुन्नी लेके बांधी आंतड़ें। तो वही हम कहते कि कैसे मारा। वहाँ पर हेड पंप की वो डंडियाँ निकालनी, पानी की नहीं, लोगों का तारें करंट की फेंक दी, इतना कुछ होया, बहुत ज़्यादा होया था वहाँ पर। जी धन्यवाद आंटी। सर हम थोड़ा सा बिगनिंग से जानने की कोशिश करेंगे। जब ये एम्स के जो वर्कर हैं उसके टाइम पे फैली थी, ये जो सूचना फैली थी कि भाई दंगे फैल लिए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो उस टाइम आपके पास किस तरह की फ़ोन कॉल या कोई इन्फॉर्मेशन आई थी? सबसे पहले ऐसा था 31 अक्टूबर को मैं घर पे ही था, हमारी गाड़ी खराब थी TSR, तो मैं मोती नगर ठीक कराने गया था। वो 3-1 बजे वो गाड़ी ठीक हो गई तो फिर सवारी बैठ गई थी मेरे पास, तो वो कहता मेरे को सफदरजंग ग्रीन पार्क जाना है। मैं जैसे ही जो आज सफदरजंग का फ्लाई ओवर है वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को वहाँ से निकल रहे कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने बताया कि आगे मत जाना, ज्ञानी झील सिंह के ऊपर पथराव हो रहा है, इंदिरा गांधी को मार दिया गया है।
तो उसमें 2 सिखों का नाम आ रहा है, तो इसलिए आप जाओ नहीं। फिर मैंने यू टर्न करके मैं ग्रीन पार्क कमल सिनेमा से होकर मैं गया था। तो रात को मैं वहाँ से फिर वापस घर पे आ गया और रात को ही मेरे को नींद नहीं आई। 31 तारीख को मैंने रात को ही सज्जन कुमार को अपने इलाके में मीटिंग करते हुए देखा था, और डिटेल सारी मैं अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं खुद विटनेस हूँ। मेरा एफिडेविट कमेटी के पास जमा है, SIT के पास, और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही। जब भी मेरे को बुलाएंगे तो मैं उसके ऊपर गवाही दूंगा। उसके बारे में मैं डिटेल सज्जन कुमार और जिन की भूमिका, चाहे टाइटलर हो, जिनकी क्या भूमिका थी, वो मैं कोर्ट में ही बताना चाहता हूँ। लेकिन 31 तारीख को कुछ नहीं हुआ। कांग्रेसियों ने मीटिंग करके सुनियोजित करके ये दंगे कत्लेआम करवाया, और इसमें अहम रोल राजीव गांधी का था। उसने ये सारा प्री प्लान करके और उनके जो चाहते थे लीडर, उन्होंने करवाया, और उनको फिर बड़ी बड़ी कुर्सियां भी दी गई, मंत्री भी बनाए गए। तो इतना बड़ा नरसंहार होता है। 3 दिन तक लगातार कोर्टें बंद होती हैं, और पुलिस ने आज तक कोई भी अच्छी तरह से कंप्लेंट नहीं लिखी, FIR नहीं लिखी। एक मामूली सा झगड़ा हो जाए तो FIR लिखी जाती है। 302 में जितनी लोगों की डेथ हुई, किसी की भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी। आज भी एक सिंगल FIR, एक भी रिपोर्ट मेरे को दिखा दे, कोई भी, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी सिंगल FIR इन्होंने नहीं लिखी, और सिंगल एक भी डेड बॉडी का इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया। हजारों लोग, कम से कम 5000 लोग इंजर्ड हुए थे, एक भी आदमी की MLC नहीं बनी। 5000 से लगभग गाड़ियां, फैक्ट्रियां, दुकानें वगैरह जली थी, किसी का रुपये का मुकदमा नहीं बना। 307 की एक मतलब जनरल FIR बना दी। दंगे आए, दंगे भीड़ ने किया, भीड़ करके चली गई, किसको पकड़ेंगे? शुरू से ही इनकी प्लानिंग थी इन दोषियों को बचाने का। नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लोगों को मकान नहीं मिला, उनके लिए घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारी बुजुर्ग माताएं, बहनें जो हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिली, ना पेंशन मिली है, वो पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। यानी कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ना ही मैं दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल साहब को भी मैं बेनती करना चाहता हूँ कि ऑल पार्टी मीटिंग, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इसमें इन्वॉल्व हो और ऑल पार्टी मीटिंग करा दें। जो भी पीड़ित हैं उनकी बात, समस्या को सुने तो सही दिल्ली का मुख्यमंत्री जी। आज तक उसने कुछ किया ही नहीं, बातों से ही खुश कर देता है हमारे को। इन्होंने कहा था दंगा पीड़ितों की बिजली माफ़ करेंगे, इन्होंने बिजली हमारी माफ़ नहीं की। इन्होंने कहा था नौकरी हम देंगे, आप चिंता मत करो, आपको 25-25 लाख मुआवजा देंगे। इन्होंने आज तक एक फूटी कोडी नहीं दी केजरीवाल ने। मतलब इलेक्शन में वादे बहुत कर लेते हैं, कोई पूरा नहीं होता है। इन्होंने कहा इनको रोजगार देंगे, वो नहीं मिला। रेहड़ी पटरी वाले हैं हमारे, 3 व्हीलर वाले हैं हमारे यहाँ पे, ना काम है, ना धंधा है, ना कुछ है। उनके पास लाख 2-2 लाख के बिल आ गए, कहाँ से देंगे? आज तक मकानों की इन्होंने कहा था कि आपको मकान जो ये दिए जा रहे हैं, इनकी कीमत उस टाइम 28,000 रुपये थी, आज बढ़ा के इन्होंने लाखों रुपए कर दिए। इन्होंने कहा ये माफ़ है, वो माफ़ नहीं की अभी तक। हमारी सारी की सारी जो है लड़ाई जो है अभी पेंडिंग है। तो हम ये चाहते हैं। सर, उस रात आपने पर्सनली, मतलब अपनी आंखों से सबसे भयानक चीज़ क्या देखी, क्या चल रहा था? मैं वहाँ से जैसे ही वहाँ मेरे को पता लगा तो मैं घर आया। घर आके मैंने देखा वाई ब्लॉक में वो मीटिंग कर रहा था सज्जन कुमार। तो मेरे को लगा कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो मैंने देखा कि अब कुछ ना कुछ ये करेंगे जी। और दूरदर्शन के ऊपर इन्होंने नारे लगा रहे थे, खून का बदला खून, और हम सिखों से बदला लो। दूरदर्शन पे जो लाइव ये दिखाया जा रहा था, इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था, पार्थिव शरीर, और वो लाइव वहाँ से वो कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। तो इसलिए मेरे को हुआ, रात भर नींद आई, सुबह उठा, मैं पाठ किया और मैं 6:45 बजे अपने घर से निकल गया। ठीक 7 बजे सबसे पहले मेरे घर में मंगोलपुरी में F ब्लॉक में मेरे घर पे अटैक हुआ था, और मैं वहाँ से, भगवान की मेहर है, भगवान की कृपा है कि उस वजह से मैं बच गया।
मैंने अपने कॉलोनी के लोगों को भी बोला था कि भाई ऐसा है कि जो हालात मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, मीटिंग ये कर रहे हैं, कांग्रेसी भड़का रहे हैं, तो आप ज़रा बच के रहो। तो वो बुज़ुर्ग आदमी थे कि ये उस टाइम मेरी 27 साल की उम्र थी, तो वो कहने लगे कि यार ये लड़का अब हमारे को समझाएगा। तो मैंने कहा भाई अब मेरे को जो समझ आ रही मैं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। मेरे ब्लॉक में 27 लोग मारे गए और मेरे परिवार के जो है, मेरा जो चाचा था वो मारा गया, मेरा कज़न ब्रदर मारा गया, हमारे मौसा जी मारे गए, हमारे भतीजे मारे गए, मेरे जो 2 साले थे वो मारे गए। मतलब इतना दुख बर्दाश्त करने के बाद में फिर हमने प्रण किया कि हम संघर्ष करेंगे, और इसी में हमारे को पीड़ित परिवारों में ही हमारे को मकान मिला, और तभी से हम पीड़ितों के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं और आज तक लगातार कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, उस दौरान आपको किसी और मतलब जो कम्युनिटी है या और लोग हैं उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की? देखो जी, वहाँ पे तो मौत ही मौत नज़र आती थी। वहाँ पे कोई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, जो भी आते थे मार रहे थे। कोई आदमी वहाँ बचाने के लिए था ही नहीं, बचाएगा कौन? अगर जिन आदमियों ने हमारे को छुपाया, घरों में छुपाने की कोशिश की, कई आदमी को हमारे को छुपाया, तो उनके ऊपर भी उन जो थे कातिल लोग थे, जो कत्लेआम करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वार्निंग दे के कहा इनको बाहर निकालो, नहीं तो हम तुम्हारे घरों को भी आग लगा देंगे, जी तुम्हारे को मारेंगे। कौन आता है इस मुश्किल घड़ी में? कोई भी नहीं आया बचाने के लिए। जी। सर सही मायने में आपके हिसाब से जस्टिस क्या होगा? जस्टिस ये है, हम ये चाहते हैं कि मेरा बयान लिखा जाए, जो मैं बयान दे रहा हूँ, उसके बाद जो भी दोषी है उसको पहले अरेस्ट किया जाए, उसका फिर कोर्ट में ट्रायल हो, जज जो भी करेगी, अगर माफ़ करेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जेल तो जाए वो, कम से कम उसको पता तो लगे कि मैंने ये किया है। अगर ये इन्होंने किया होता तो हिंदुस्तान में दोबारा कभी दंगे फसाद नहीं होते। भगवान के घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उसने तो न्याय हमारे को देना ही देना है। जी 35 साल बाद सज्जन कुमार जेल गया है ना, सरकार बदली है ना, अब ये गांधी परिवार ख्वाब देख रहा है कि मैं देश में राज करूं, नहीं मिलेगा इनको। तो हम ये चाहते हैं कि अब भी वक्त है, हम नरेंद्र मोदी जी से और हमारे को अमित शाह जी से बहुत उम्मीद है कि वो इसमें हाई लेवल एक मीटिंग बुला के नए सिरे से जो इन्होंने SIT बनाई है उसको डायरेक्शन दे, और जिन लोगों ने बयान दर्ज कराए उसके बिहाफ पे उनको अरेस्ट करके मुकदमे चलाएं।